मेरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति कोशिश करे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी होने की। मेरे दिल की तकलीफ ये है कि इस ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ने एक और बड़ा सत्यानाश किया इस देश में। इस सत्यानाश के कारण भी हमारे देश के इन नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत है जिन्होंने ये नीतियां लगाई कि एक तरफ किसानों की आमदनी में कमी आई, खेती के उत्पादन में कमी आई, दूसरी तरफ उद्योगों की आमदनी में कमी आई, उद्योगों के उत्पादन में कमी आई, व्यापार में कमी आई, व्यापारिक लोगों की आमदनी में कमी आई। हर तरफ इस देश में मंदी है, हर तरफ आमदनी में कमी है। वैसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे बढ़ाई जा सकती है? किसान भूखे मर रहे हैं, उद्योगों में भयंकर मंदी है, व्यापार में भयंकर घाटे चल रहे हैं, सारे देश का रेवेन्यू कलेक्शन 33,000 करोड़ कम हुआ। इसका माने सरकारी आमदनी में 33,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। वैसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे बढ़ सकती है? और ऐसी परिस्थिति में 5वें वेतन आयोग की रपट लागू कैसे हो सकती है? यह तो तभी हो सकता है जब इस देश के नेता इतने संवेदनहीन हो जाएं कि उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, जनता भूखी मरे या मरे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन देना उनके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि एक भी सरकारी कर्मचारी भूखा नहीं मर रहा, एक भी भूखा नहीं मर रहा है। आज तक अखबार में एक भी ऐसी खबर मैंने नहीं पढ़ी है कि कोई सरकारी कर्मचारी के परिवार में आत्महत्या की हो भूख से तंग आकर। लेकिन किसानों की संख्या रोज हम देख रहे हैं इस देश में। और मेरी अपनी मान्यता यह है कि जो वर्ग हिंदुस्तान में सबसे कम काम करता है उसी को सबसे ज्यादा तनख्वाहें कैसे दी जा सकती? जिस वर्ग के पास करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं है सिवाय फाइल को एक मेज से दूसरे मेज तक ले जाना और दूसरे से तीसरे मेज तक ले जाना और हिंदुस्तान के लोगों के सामने समस्याएं खड़ी करना नित नहीं, उस वर्ग को तनख्वाह कैसे मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा? और ये जो वर्ग है इस देश का, ये वो वर्ग है जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया था हमारा खून पीने के लिए। आप ये जान लीजिए। एक दिन एक बहस आई थी टेलीविजन पर और उस बहस में एक बहुत ही दर्दनाक बिंदु मेरे गले के नीचे उतरा और मैं उसको पचा नहीं पाया आज तक। मैं सूरत में किसी के घर में खाना खाने गया था, चुनाव खत्म हुआ था, उसके तुरंत बाद की बात है ये। चुनाव खत्म हुआ था, उसके तुरंत बाद आप जानते हैं कि टेलीविजन पे चुनाव के विश्लेषण आ रहे थे, चुनाव के नतीजे आ रहे थे, परिणाम आ रहे थे। तो टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आता था आपका फैसला। ऐसे ही सोनी टेलीविजन नाम का कोई चैनल है, उस पर भी ऐसा कोई कार्यक्रम आता था। तो मैं जिनके घर में गया उस दिन खाना खाने, तो सोनी टेलीविजन चल रहा था उनके घर में। सामान्य रूप से मैं जब किसी के घर जाता हूं तो बोल देता हूं कि भाई ये टीवी बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत न्यूसेंस खड़ा करता, कुछ भी बात नहीं करने देता किसी के भी घर आप चाहिए। उन्होंने कहा कि राजू भाई आज आप टीवी बंद मत कराइए, 5 मिनट आप इसको देख लीजिए, आप वैसे देखते नहीं लेकिन आज आप देख लीजिए, आपके मतलब की बात आ रही। तो मैं बैठ गया, तो सोनी टेलीविजन पे पैनल डिस्कशन चल रहा था और उस पैनल डिस्कशन में 3 लोग शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के एक हारे हुए व्यक्ति जसवंत सिंह, जो इस समय प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन है, वो एक विदेशी पत्रकार मार्क टल्ली, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पत्रकार रहा, भारत का नागरिक हो गया, नौकरी उसने छोड़ दी बीबीसी की, और तीसरा था विनोद दुआ। ये तीनों बैठे हुए बहस कर रहे थे। मार्क टल्ली ने जसवंत सिंह जी से एक सवाल पूछा कि जसवंत सिंह साहब आप चुनाव क्यों हारे? आप तो बहुत लोकप्रिय नेता। तो जसवंत सिंह जी ने उनका जवाब दिया कि मैं इसलिए चुनाव हार गया कि मैं जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ था वहां का जो कलेक्टर था वो मेरा विरोधी, तो कलेक्टर का विरोधी होने के कारण मैं चुनाव हार गया। तो मार्क टल्ली ने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि जसवंत सिंह साहब अगर कलेक्टर जैसा आदमी आपको चुनाव हरा सकता है तो आपने कभी सोचा कि इस आदमी को रखने की क्या जरूरत है, माने कलेक्टर को रखने की क्या जरूरत है? तो जसवंत सिंह जी ने पूछा क्यों? तो जानते क्या कहा मार्क टल्ली? मार्क टल्ली ने यह कहा कि ये कलेक्टर नाम की पोस्ट हमने बनाई थी जब आपके ऊपर हमने शासन किया था 1860 में। आईसीएस कानून आया था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के बाद हिंदुस्तान में कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई गई थी और सेक्रेटेरिएट सारा डेवलप किया गया था और सरकारी कर्मचारियों की पूरी फौज बनना वहीं से शुरू हुई। तो वो मार्क टल्ली कह रहा है जसवंत सिंह जी से कि ये जो सरकारी कर्मचारी कलेक्टर नाम का है इसको तो हमने पैदा किया था ताकि हम आपके ऊपर शासन करें। आजादी के 50 साल के बाद आपने ये पोस्ट खत्म क्यों नहीं की आज तक?
और उस पर से मेरे मन में विचार जो आया वो ये कि जिस शासक वर्ग को अंग्रेजों ने पैदा किया था हिंदुस्तान की जनता पर गुलामी लादने के लिए और हमारा शोषण करने के लिए, उसी शासक वर्ग की तनख्वाहें सबसे ज्यादा बढ़ाई गई हैं 5वें वेतन आयोग के नाम पर। और कितनी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं? 1-2 गुनी नहीं, 4-4 गुनी, 5-5 गुनी। जिन सेक्रेटरीज को 10-12 हजार रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी, अब उनको 45,000, 50,000 की तनख्वाह मिलेगी। जिन लोगों को 10-12 हजार की तनख्वाह मिलती थी, अब उनको 55-60 हजार तक चली जाएगी। तो ये कैसे संभव है एक ऐसे देश में जहां आर्थिक आमदनी सरकार की कम होती हो, उद्योगों का उत्पादन कम होता हो, व्यापार की कीमतें लगातार गिर रही हो, व्यापार में मंदी आ रही हो, करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हो, भूख से लोग मर रहे हो, गरीबी से तंग आकर मर रहे हो। वैसी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे बढ़ सकती है, आमदनी कैसे बढ़ सकती है? ये तो तब होता था जब इस देश में अंग्रेजों का राज चलता था, अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेजों का शासन जब चलता था तो अंग्रेजों के शासन में जब बजट आता था तो उस बजट का 3/4 हिस्सा अंग्रेजों का तंत्र अपने ऊपर खर्च करता था। अंग्रेजों का वायसराय था, वायसराय की अपनी काउंसिल थी, उनकी अपनी एडवाइजरी काउंसिल थी, लीगल काउंसिल थी, ये काउंसिल थी, वो काउंसिल थी, फिर सेक्रेटरीज थे, फिर अंडर सेक्रेटरीज थे, फिर जॉइंट सेक्रेटरीज थे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बना के रखा हुआ था, उनके ऊपर पूरे बजट का 3/4 खर्च होता था और जनता के ऊपर सिर्फ 1/4 खर्च होता था। आज भी वही स्थिति अगर पैदा हो रही है कि तंत्र के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च है और लोग हमारा भूखे मर रहा है। कैसा लोकतंत्र? और इस लोकतंत्र में हम क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? और इस साल क्या नतीजा है? बजट में वो दिख रहा है कि इस साल भारत सरकार को सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो पिछले साल मात्र 10,000 करोड़ में हो गया था। अब वो सरकारी खर्चे कर्मचारियों की तनख्वाह में 15,000 करोड़ बढ़ गए हैं, 25,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं। तो ये 25,000 करोड़ सरकार कहां से लाएगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए? हो सकता है कहीं से कर्ज लेना पड़े सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, और वो काम शुरू हो गया है। इंटरनल कर्ज लेने की व्यवस्था शुरू हुई है और एक्सटर्नल कर्ज लेने की व्यवस्था भी शुरू हुई। और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें दी जाएंगी परदेशी कर्ज लेकर या देशी कर्ज लेकर, तो हमारे देश की हालत वही हो सकती है जो साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में आज यही हो रहा है। साउथ कोरिया में जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास एक पैसा नहीं है, तो साउथ कोरिया के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए परदेशों से कर्ज लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, IMF से कर्ज लेते हैं, और कर्ज ले लेकर इस साल उन्होंने तनख्वाह देने का फैसला किया है। इस साल साउथ कोरिया की सरकार ने $60 बिलियन का लोन लिया है, $60 अरब का लोन लिया है। उसमें से बड़ा हिस्सा तो कर्मचारियों की तनख्वाह देने में चला जाएगा। उस देश की हालत वही है, हमारी हालत भी वही हो सकती है अगले साल 2 साल के अंदर। इसलिए गंभीरता से यह विचार करने की जरूरत है और सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत है कि जिस साल देश की आमदनी में भयंकर कमी आई हो उस साल सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, माने 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट रद्द करनी चाहिए।